हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज केमिस्ट्री वन शॉट का लेक्चर नंबर 2 आने वाला है, यानी पार्ट 2, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स और डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने आपको बोल ही दिया था कि हम आपकी पूरी केमिस्ट्री को 3 वन शॉट वीडियोस में कवर करेंगे। मैं इसको एक ही शॉट में भी कवर कर देता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आप भी इससे बोर हो जाते और आप भी उतना बड़ा वीडियो नहीं देखते। तो मैंने इसलिए फिजिकल अलग कवर किया, ऑर्गेनिक अलग कवर किया और इनऑर्गेनिक अलग कवर किया। तो आज हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ऐसे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, क्योंकि ये लेक्चर आपका, ये जो वन शॉट है, ये पार्ट 1 से इंटरकनेक्टेड है, तो पहले आप जाकर वो देख लीजिए, फिर आप ये अच्छे से देख सकते हैं। तो आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे वो मैंने यहाँ से लिए हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे शेयर करूंगा। अगर आप ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, जो कि 11th के लिए हमारा है, आप जाके वो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और साथ ही साथ कमेंट्स भी आ रहे थे कि हम सर कितनी परसेंट्स आपके गेस्ट से कवर कर सकते हैं। पहले मैं आपको आज क्लियर कर दूं, जो इससे पहला वन शॉट था, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, टोटल हमारे पार्ट 3 आने वाले हैं और आज हमारा पार्ट 2 है। अगर आप मेरे 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स वन शॉट वीडियो अच्छे से कवर करोगे, अच्छे से पढ़ के जाओगे, डीपली पढ़ के जाओगे, तो यकीनन आप पास मार्क से प्लस कर सकते हो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि हमें खाली पास मार्क्स करने हैं। तो पास मार्क्स के लिए यही मेरे पास एक सजेशन है आपके लिए, कि आपको क्या करना है, आपको जैसे प्रिपेयर करना है। आउट ऑफ 3 वन शॉट वीडियोस आपको खाली 2 वन शॉट वीडियोस अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो आप मोर देन पासिंग मार्क्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा पेपर करके आना है, और मैंने सच सच आपको ये भी बता दिया कि इस साल आपका केमिस्ट्री का पेपर टफ आने वाला है, क्योंकि इंग्लिश का तो टफ आया ही था, केमिस्ट्री का हमेशा टफ आता है। जैसा कि हमने देखा कि इंग्लिश का टफ आया, तो उसके हिसाब से इस साल केमिस्ट्री का पेपर और भी टफ आ सकता है। तो जो कि मेरी एनालिसिस है, मेरा भी एक्सपीरियंस है बहुत सारा, कि जेके बॉस के पेपर से रिलेटेड, 11th हो चाहे 12th हो चाहे 10th हो, सबका एक्सपीरियंस है मुझे कि ऐसे इस साल कैसा कैसा पेपर कितना टफ आ सकता है। तो मैंने आपका जो ये वन शॉट लिया है और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं, वो इस पे लिए हुए कि जो भी आपकी बुक में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, जो भी आपके आपके बुक में से बोर्ड वाले टफ क्वेश्चन ला सकते हैं, टफ क्वेश्चन निकाल सकते हैं, उन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे पहले कवर किया है। उसके बाद इजीएस्ट वे मैंने इख्तियार किया है। तो पहले अगर हम इस स्लाइड की तरफ चलेंगे, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए पॉज करके, कि इसमें जो भी लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं। कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर ऑलरेडी वहाँ पे अपलोडेड है, आप वो जाके प्रिपेयर कर सकते हो। और आपको ये जो भी यहाँ पे लिखा हो, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं, कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिस्टम डिस्कस करेंगे, कि टाइप्स ऑफ सिस्टम कौन कौन से हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे प्रॉपर्टीज की तरफ, यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस पे चलेंगे, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, इन प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी हम तीनों लॉ इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, तीनों लॉ हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम वर्क डन पे चलेंगे, यानी वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस एंड वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी तीनों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम अलग अलग वर्क देखेंगे। तो पहले हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ये वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया था, हैज़ेस लॉ, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद गिब्स फ्री अलग डिस्कस करेंगे, एंट्रोपी अलग डिस्कस करेंगे, एंथैल्पी अलग डिस्कस करेंगे। और फिर इन तीनों की, यानी गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी की स्पॉन्टेनिटी हम चेक करेंगे, कि कौन सी इनमें से स्पॉन्टेनियस है और कहाँ कहाँ पे स्पॉन्टेनियस के लिए कौन कौन सी क्या क्या कंडीशन होती है। उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से डिस्कस करेंगे, दैट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और उसके बाद हम बॉन्ड पैरामीटर्स करेंगे, बॉन्ड पैरामीटर्स स्पेशली बॉन्ड ऑर्डर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद
आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे, यानी वाइस्पर थ्योरी, मॉलिक एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बैंड थ्योरी, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टाइप्स, यानी इसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन पर चलेंगे और इसके टाइप्स, यानी sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 D3 हाइब्रिडाइजेशन, वो हम डिस्कस करेंगे, यानी इसके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर हम यहाँ पे चलेंगे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ, पहले हमने जो डिस्कस किया था, पहले जो मैंने आपको बताया था कि हम पहले कौन सा डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्टम या टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमें कौन कौन सा आता है, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिस पे हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, यानी जिस ऑब्जेक्ट पे हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम। यानी यूनिवर्स में जिस पे भी हम अ, यानी यूनिवर्स को आप ले सकते हैं और यूनिवर्स में हम जिस ऑब्जेक्ट पर ऑब्जर्वेशंस करते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम। और जो सिस्टम के बगैर जो भी कुछ बाकी रहता है उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे अगर सिंपलेस्ट वे में आपको मैं यहाँ पे बता दूं तो यूनिवर्स क्या बन जाएगा आपका, एक तो बन जाएगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स आपका क्या बनता है, सिस्टम, ये आपका यूनिवर्स। उसके बाद जो इन दो के दरमियान जो सिस्टम और सराउंडिंग्स को आपस में सेपरेट करता है उस चीज को हम बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है, ये आप इससे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। उसके बाद आपके आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, कौन कौन सा आपका आता है। एक तो आता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है ओपन सिस्टम, क्या होता है क्लोज सिस्टम और क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम। देखो यहाँ पे मैं डिफिनीशन भी लेता इनकी, लेकिन आपको डायग्राम से ज्यादा समझ आ जाएगा। ऐसा सिस्टम जिसमें से मास और हीट दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, मास भी एक्सचेंज होगा, हीट भी एक्सचेंज होगा, उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। और जिस सिस्टम में खाली हीट एक्सचेंज होगी, मास का एक्सचेंज नहीं होगा, उस सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। यहाँ पे आप देख लीजिए मास पे मैंने क्रॉस लिया हुआ है। और ऐसा सिस्टम जिसमें ना हीट एक्सचेंज होगी ना मास एक्सचेंज होगा उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमारा पहला था सिस्टम और हमारे पास थे 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, दैट इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आपका जो आ रहा है नेक्स्ट दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। पहले पहला जो हमारे पास यहाँ पे दैट इज स्टेट फंक्शन। पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। तो स्टेट फंक्शन हम डिस्कस करेंगे ऐसे, अगर हम यहाँ पे एक पार्टिकल लेंगे, यहाँ पे एक पार्टिकल लेंगे और स्टेट फंक्शन एक ऐसी फंक्शन होती है जो खाली डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। तो एक ऐसी फंक्शन जो खाली डिपेंड किस पे करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। और इसके एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसके एग्जांपल्स हमें क्या मिलेगी यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी एक्स्ट्रा, और साथ ही साथ पीवीटी यानी प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इसकी यहाँ पे एग्जांपल्स बनती है। तो ये आपका था स्टेट फंक्शन, यानी ऐसी फंक्शन जो खाली किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे दैट इज पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होती है, ऐसी फंक्शंस जो किस पे डिपेंड करती हो, वो डिपेंड करती हो कि पाथ कैसा इसने फॉलो किया है, यानी इस फंक्शन ने, इस क्वांटिटी ने कैसा पाथ फॉलो किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पाथ फंक्शंस। तो इसका यहाँ पे कौन कौन सा बनता है, एग्जाम्पल कौन कौन सी बनती है, एक तो वर्क डन और दूसरा यहाँ पे बनता है हीट, इसकी एग्जांपल बनती है। यानी कौन सा पाथ इसने फॉलो किया, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलो, यानी इसने कौन सा, इस फिजिकल क्वांटिटी ने कौन सा पाथ फॉलो किया, एंड दीज आर कॉल्ड पाथ फंक्शंस। इसके बाद आपकी आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। व्हाट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो खाली किस पे डिपेंड हो, या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसके बारे में है, हमें बताती है ऐसी प्रॉपर्टीज जो खाली क्वालिटी एंड साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन the quality and the size of matter present it। यहाँ पे आप ये देख सकते हो। और इसकी एग्जांपल क्या बन जाएगी, इसकी एग्जांपल बन जाएगी मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड हीट कैपेसिटी। यहाँ पे आप इनको देख सकते हो। उसके बाद आपकी आती है कौन सी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो मास यानी जो क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर पे इंडिपेंडेंट हो, यानी उस पे डिपेंड ना करती हो, ऐसे आप इसको दे सकते हो।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आपने ये देखी थी कि जो किस पे डिपेंड करती है, जिनका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। यानी एक सिस्टम में जो होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर है, साइज ऑफ मैटर, और इसका है उल्टा कौन बनता है, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, यानी जो इंडिपेंडेंट हो किसके, क्वांटिटी एंड साइज ऑफ मैटर आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। आप ऐसे भी देख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसके एग्जांपल कौन कौन से है यहाँ पे, एक तो टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर और कंसंट्रेशन टर्म्स एंड सरफेस टेंशन, ई सेल एटसेट्रा, आप इसको देख सकते हो यहाँ से। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट जो कि आपका बनता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस, यानी थर्मोडायनामिक यानी आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस। पहले मैं अगर यहाँ पे आपको बता दूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, यानी आइसो का मतलब होता है सेम या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट, थर्म का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। दैट मीन इसका मतलब है डी टी इक्वल्स टू जीरो एंड डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो, यानी इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसके बाद जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, dt क्यों जीरो है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज कहां से आएगी टेम्परेचर में। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, आइसो मतलब सेम या कांस्टेंट, और बैरिक मतलब प्रेशर, और आपने पढ़ा भी होगा कि प्रेशर का एक यूनिट होता है बार, तो बार यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो कि आइसोबैरिक प्रोसेस, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, यानी डीपी यानी चेंज इन प्रेशर इज जीरो। या आप ऐसे लिख सकते हो, जो तीसरा प्रोसेस है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मतलब सेम और कांस्टेंट, एंड कोरिक मतलब वॉल्यूम, यानी जिसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। दैट्स वाई यहाँ पे डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद आपका फोर्थ प्रोसेस आता है, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है, क्योंकि क्यू का मतलब होता है हीट, और यहाँ पे हीट एक्सचेंज जीरो होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो होता है। इसके बाद आता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब यह है कि इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम रहता है, इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम रहता है। अगर इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम रहता है तो इसमें स्टेट फंक्शन क्या रहेगी, स्टेट फंक्शन ऐसी फंक्शन होती है, स्टेट फंक्शन ऐसी फंक्शन होती है जो किस पे डिपेंड होती है, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड होती है। तो इसके लिए स्टेट फंक्शन क्या बन जाएगी, इसके लिए स्टेट फंक्शन बन जाएगी जीरो, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होता है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने बोला कि जो स्टेट फंक्शन होती है वो किस पे, स्टेट फंक्शन डिपेंड किस पे करती है, इस पे इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। तो अगर वो डिपेंड करती है किस पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, और यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, और फिर सी से डी गया, और फिर डी से वापस कहाँ पे आया, ए पे, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहाँ पे सेम बन गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। पहले अगर हम बोलेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस पहले स्लो होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस फास्ट होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम लेता है, यानी इनफाइनाइट टाइम इतना ये स्लो होता है, ये इनफाइनाइट टाइम तक जा सकता है। और जो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो आपका फाइनाइट टाइम में काम करता है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक सिस्टम में यहाँ पे फोर प्रेशर एक्सटर्नल इज इक्वल टू द प्रेशर इंटरनल, यानी यहाँ पे दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं, यहाँ पे कुछ प्रेशर में चेंज नहीं आती, ना तो ऐड होता है ना यानी जीरो नेग्लिजिबल होता है। यहाँ पे प्लस माइनस डीपी, यानी डीपी किसके बराबर हो सकता है, डीपी जीरो के बराबर, यानी चेंज इन प्रेशर, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर की चेंज नहीं आती है। दैट इज हम कहते हैं प्रेशर एक्सटर्नल इज इक्वल टू प्रेशर इंटरनल। इसके बाद हम यहाँ पे इसमें अगर हम जाएंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम क्या डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रेशर एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू प्रेशर इंटरनल। कुछ वैल्यू आता है और इसमें हम ये कहते हैं कि प्रेशर जो एक्सटर्नल होता है, पी एक्सटर्नल इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज जो आपका आता है इंटरनल एनर्जी।
इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इट इज सम ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विद ऑल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। इट इज अ सम ऑफ ऑल डिफरेंट एनर्जीज, यानी ये सम होता है सारी एनर्जीज का जो किसके साथ एसोसिएटेड हो, ऑल द पार्टिकल्स, यानी सारी पार्टिकल्स के साथ जुड़ा हुआ हो, सारी पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट हो, जो भी किस में प्रेजेंट हो, जो पार्टिकल्स किस में प्रेजेंट हो, एक सिस्टम में प्रेजेंट हो। इसके बाद इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय but experimentally change in internal energy can be determined. Its absolute value cannot be determined. इसका absolute value हम determine नहीं कर सकते, लेकिन experimentally हम change in internal energy निकाल सकते हैं, जिसको हम del U कहते हैं। A change in internal energy can be may be brought out by, और कैसे हम internal energy में change ला सकते हैं? हीट पासिस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, या तो हमें उस सिस्टम में हीट लानी है या तो हमें उस सिस्टम से हीट निकालनी है। दैट इज हीट पासिस इनटू द सिस्टम और हीट पासिस आउट ऑफ द सिस्टम, या तो इसमें हीट जाएगी या तो हीट उससे बाहर आ जाएगी। तो वर्क डन ऑन द और बाय द सिस्टम, या तो हमें उस पर वर्क करनी है या तो वर्क वो सिस्टम खुद करेगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। उसके बाद मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम, चाहे उसे मैटर जाए या ना जाए तो उसमें क्या होगा, उससे भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ सकता है। तो इसके लिए स्टेट फंक्शन क्या होगा? इसके लिए स्टेट फंक्शन अगर हम डिस्क्राइब करेंगे डेल टी इक्वल्स टू जीरो, अगर डेल टी जीरो होगा तो आपके पास डेल यू भी जीरो होगा। तो हम एक और क्वांटिटी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। एन सी वी डेल्टा टी, अगर डेल्टा टी जीरो बन जाएगा तो सी वी भी जीरो बन जाएगा। यहाँ पे सी वी क्या है? सी वी इज यहाँ पे हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे डेल इंटरनल आपकी एनर्जी क्या बन गई? दैट इज डेल यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ पे आपका एस सी वी जो है दैट इज हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको क्या कहता है? दैट इज जो आपका चेंज इन यानी इंटरनल एनर्जी होता है दैट इज हीट प्लस वर्क डन। यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ता है। तो साइन कन्वेंशन का ध्यान आपको कैसे रखना है? पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ही हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी चेंज इन या इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है? हीट प्लस वर्क डन। अगर क्यू पॉजिटिव होगा इसका मतलब है इसने इस सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की होगी। अगर आपका क्यू नेगेटिव आया दैट मीन्स इस सिस्टम ने हीट रिलीज की होगी। अगर इस सिस्टम का डब्ल्यू यानी वर्क नेगेटिव आ गया तो वर्क किसने किया होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। और अगर यहाँ पे आपका W पॉजिटिव आ गया तो आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। या आप इनवर्स ले सकते हो, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा आप W पॉजिटिव लेंगे, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो आप W नेगेटिव लेंगे। अगर सिस्टम ने हीट रिलीज की होगी तो वहां पे Q नेगेटिव होगा, अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की होगी तो वहां पे Q आपका पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे, इसके बाद आपका जो टॉपिक आ रहा है दैट इज वर्क डन। वर्क डन की फॉर्मूला क्या होती है अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे? वर्क डन इज नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, यानी इंटीग्रेशन हमें हमेशा देता है एरिया अंडर द कर्व। दैट मीन्स एरिया अंडर द कर्व इन पीवी ग्राफ गिव्स द वर्क डन। दैट मीन्स एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द पीवी कर्व गिव्स द वर्क डन। तो अगर हम बात करेंगे आइसोकोरिक सिस्टम की, आइसोकोरिक में आपका v कांस्टेंट रहता है, दैट मींस dv आपका क्या बन जाएगा? dv आपका क्या बन जाएगा? dv आपका जीरो बन जाएगा। अगर आपका dv जीरो बन गया तो आपकी वर्क क्या बन जाएगी? आपकी वर्क बन जाएगी यहाँ पे जीरो। दैट मींस आइसोबारिक यानी नहीं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आपका वर्क डन क्या बन जाता है? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आपकी वर्क डन जीरो बन जाती है। इसके बाद आपका दूसरा आता है दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। व्हाट इज आइसोबारिक प्रोसेस? आइसोबारिक में पहले ही पी कांस्टेंट रहता है, यानी पी कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा? अगर ये कांस्टेंट होगा तो ये पी इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। अगर ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव पी एक्स, यानी यहाँ पे डीवी है दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे आ जाएगा आपका
V2 माइनस V1 यानी चेंज इन वॉल्यूम। दैट इज यहाँ P क्यों बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ पे P कांस्टेंट बन गया, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में P कांस्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस हम दो टर्म से डिफाइन करेंगे। पहला जो आपका आता है दैट इज रिवर्सिबल, यानी वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हम वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस एक टर्म में डिफाइन करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, -2.303 NRT log to the base 10 V2 by V1। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस, -2.303 NRT log to the base 10 P2 by या P1 by P2। इसके बाद वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस नेगेटिव टाइम्स P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। अगर एक्सपेंशन होता, अगर सिस्टम में एक्सपेंशन होगा, अगर आपके सिस्टम में एक्सपेंशन होगा उस टाइम वर्क बाय रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर सिस्टम में कंप्रेशन होगा उस टाइम आपका वर्क डन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस विल बी ग्रेटर देन वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस। यह आपका आपका इनवर्स रिलेशनशिप आता है जब एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है सिस्टम में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है आपका दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है दैट इज नेट एंथैल्पी चेंज, यानी टोटल एंथैल्पी चेंज कितना आएगा एक सिस्टम में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे दैट एंथैल्पी चेंज, एक मिनट यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, अगर मैं मार्कर सिलेक्ट करता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो द एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction is called the reaction enthalpy। यानी टोटल यानी नेट एंथैल्पी चेंज, यानी नेट एंथैल्पी चेंज गिव्स द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो that enthalpy of product minus enthalpy of reactant is equal to net enthalpy change, उसी को हम बोलते हैं enthalpy of reaction। देखो अगर हम एक रिएक्शन यहाँ पे लेंगे, उस रिएक्शन में क्या होगा, उस रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट होगा, और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स गिव्स द नेट एंथैल्पी चेंज, और उसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन का जिक्र आता ही है, दैट इज व्हाई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट्स या यहाँ पे ऐसा कह सकते हो आप, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। यहाँ पे अगर हम एक रिएक्शन लेंगे, ए से बी बन रहा है, यहाँ पे आप ए आपका रिएक्टेंट बन जाएगा, बी आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट मीन्स एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट गिव्स द एंथैल्पी चेंज। अगर आपके स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस होंगे या इनके मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको साथ ले लेना है, यानी नेट एंथैल्पी चेंज यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और आपको ये टू साथ लेना है इसका। इसके बाद अगर हम हेजस लॉ की तरफ चलते हैं, हेजस लॉ हमें क्या बोलता है, हेजस लॉ हमें बोलता है कि अगर आप ए से डी जाओगे, जितनी आपको एंथैल्पी चेंज आ जाएगी यहाँ पे, उतनी ही चेंज आपको, अगर आप ए से बी जाओगे, फिर बी से सी जाओगे, फिर सी से डी जाओगे, उतनी ही चेंज आपको, एंथैल्पी चेंज आपको इतनी ही मिलेगी। यानी अगर आप ए से डी जाओगे आपको डेल्टा एच मिलेगा, अगर आप पहले ए से बी जाओगे, फिर बी से सी जाओगे, फिर सी से डी जाओगे, तो आप पहले आपका डेल्टा एच वन आएगा, डेल्टा एच टू आएगा, फिर डेल्टा एच थ्री आएगा, तो टोटल आपका जो बन जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। यहाँ पे इसका सम होता है, यानी टोटल सेम ही रहता है, आप किसी भी पाथ से जाएंगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हैज इस्लाम यहाँ पे सेम रहती है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम चलेंगे, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने आपको बोला था कि एंट्रोपी एंड स्पॉन्टिन्यूटी। तो एंट्रोपी क्या होता है और स्पॉन्टिन्यूटी क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पे इस पे चलेंगे, टॉपिक की तरफ चलेंगे, यहाँ पे आपका टॉपिक है दैट इज एंट्रोपी एंड स्पॉन्टिन्यूटी। पहले अगर हम बोलेंगे कि एंट्रोपी क्या, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, स्पॉन्टिन्यूटी क्या होती है। स्पॉन्टिन्यूटी होती है कि जिस में हमें बाहर से किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जिसमें हमें बाहर से किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, अगर
आप ऐसी एग्जांपल ले लोगे कि अगर पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, क्या उसमें हमें कोई एक्सटर्नल हेल्प मिलती है? देखो, अगर हम पहले मैं आपको ऐसे बता दूंगा, अगर हमें पानी को नीचे से ऊपर ले जाना पड़ेगा तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, यानी एक्सटर्नल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर पानी को ऊपर से नीचे आना होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमें कोई भी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी उसी को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी। और उसके बाद आपका आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो किसको मेजर करता है? जो मेजर करता है रैंडमनेस को। यानी एंट्रोपी को एंट्रोपी के किसको हम कहते हैं? एंट्रोपी हम कहते हैं किसको? यानी रैंडमनेस को। एक सिस्टम में कितनी रैंडमनेस होगी? अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि सॉलिड, तो सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, और गैस के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं। तो सबसे ज्यादा रैंडमनेस किस में होती है? सबसे ज्यादा रैंडमनेस गैस में होती है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं। उससे कम लिक्विड की होगी और उससे कम सॉलिड की होगी। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? रैंडमनेस किसकी होगी? वो आपकी किसकी किसके लिए मिल जाएगी? दैट इज, वो आपकी मिल जाएगी गैस के लिए। और एंट्रोपी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे होगी? एंट्रोपी आपकी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लिक्विड लोगे और उसको आप हीट करोगे, जब आप उस लिक्विड को हीट करोगे, उसको आप कुछ टेम्परेचर दे रहे हो, तो उसमें क्या होगा? उसमें इवापरेट जनरेट होगे, उसमें कुछ वेपर्स जनरेट होगे। उसमें क्या होगा? उसमें वेपर जनरेट होगे। तो उसमें स्पॉन्ट उसमें रैंडमनेस बढ़ जाएगी। जब उसमें रैंडमनेस बढ़ जाएगी, उस रैंडमनेस की वजह से उस रैंडमनेस की वजह से वो उस वो रैंडमनेस उस सिस्टम में कैसे आ गई? वो रैंडमनेस उस सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से आ गई। यानी जैसे हमने उसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो आपकी सिस्टम में क्या इंक्रीज होगी? रैंडमनेस इंक्रीज होगी। तो आप ऐसे कह सकते हो कि सिस्टम में एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो दैट मीन्स एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसके बाद अगर हम एक और यहाँ पे लेंगे डेफिनेशन, दैट इज हीट एडिड टू अ सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर कॉजेज ग्रेटर रैंडमनेस। यानी अगर हम किसी सिस्टम में हीट ऐड करेंगे जिसमें लोअर टेम्परेचर होगा, उसमें ज्यादा रैंडमनेस होगी देन when the same quantity of heat is added to the higher temperature of the system. This suggests that the entropy change is inversely proportional to the temperature. यहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिए हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट टेम्परेचर एंड एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। ये टर्म मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब यह है कि अगर हमें हमारे पास दो सिस्टम होंगे और एक सिस्टम का टेम्परेचर पहले ही लो होगा और दूसरे सिस्टम का टेम्परेचर थोड़ा पहले ही हाई होगा, यानी उसमें पहले ही कुछ रैंडमनेस होगी। तो अगर हम दोनों सिस्टम को एक साथ एक ही टेम्परेचर देंगे, तो क्या होगा? किसमें ज्यादा एंट्रोपी हो जाएगी, किसमें ज्यादा रैंडमनेस हो जाएगी? पहले तो हम उस सिस्टम की बात करेंगे जिसमें ऑलरेडी एंट्रोपी थी, तो उसमें पहले ही एंट्रोपी थी। अब उसमें और होगी तो उसमें ज्यादा एंट्रोपी नहीं होगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एंट्रोपी आधी रैंडमनेस हुई है। उसमें ज्यादा एंट्रोपी चेंज नहीं आएगी, जितना लोअर टेम्परेचर में आ जाएगा। यही इसके कहने का मतलब है कि हीट एडेड टू सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर। यानी अगर हम किस सिस्टम को जो लोअर टेम्परेचर पे है, उस सिस्टम को अगर हम हीट करेंगे, उसमें ज्यादा रैंडमनेस होगी देन व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट। जब हम वही हीट किसके लिए ऐड करेंगे? एक उस सिस्टम के लिए जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी हायर हो। तो ये हमें क्या सजेस्ट करता है? दिस सजेस्टेड दैट द एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसी का मतलब होता है दैट इज एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू द एंट्रोपी चेंज ऑफ एंट्रोपी इन सिस्टम एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स। और यहाँ पे आप ऐसे निकाल सकते हो दैट इज एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम इज गिवन बाय द रिलेशन दैट इज हीट ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। इसको आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम यहाँ पे चलेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपके पास यहाँ पे? दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें कहता है कि for an isolated system, entropy of the universe always increases. यानी entropy of the system always increases। यानी जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए,
तो उसके लिए क्या होता है, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। ये किसका कहना है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। एंट्रोपी चेंज अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था कि रिलेशन में बताऊंगा, पहले मैं एंट्रोपी अलग से पढ़ाऊंगा, फिर उसके रिलेशन किसके साथ बताऊंगा, स्पॉन्टेनियस के साथ। अगर टोटल एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन जीरो, तो वहां पे कौन सा प्रोसेस होगा, वहां पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अगर एंट्रोपी चेंज लेस देन जीरो होगा, अगर एंट्रोपी चेंज लेस देन जीरो होगा, टोटल एंट्रोपी चेंज लेस देन जीरो होगा, प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी उस टाइम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी एंट्रोपी चेंज इन किस प्रोसेस में, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि डेल एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और यहाँ पे आपका क्यू क्या बन जाएगा, यहाँ क्योंकि यहाँ पे आपका डेल यू एंट्रोपी चेंज, यानी एंट्रोपी चेंज नहीं, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जीरो है, तो इंटरनल एनर्जी अगर जीरो बन जाएगी तो क्यू क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्यू बन जाएगा माइनस डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे डेल यू जीरो बन जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आपका बन जाएगा -2.303 nRT log ऑफ V2/V1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल एस एंट्रोपी चेंज इक्वल टू 2.303 log ऑफ V2/V1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल एस यानी एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू 2.303 NR log ऑफ P1/P2, जो कि आपको मैंने इससे पहले ही बताया है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। अगर एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, यहाँ पे हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे, वहां पे अगर हम देखेंगे क्यू जीरो होता है, अगर क्यू जीरो होगा क्योंकि वहां पे हीट एक्सचेंज जीरो होता है, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब एंट्रोपी चेंज भी जीरो होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम चलेंगे, दैट इज वो आपका क्या आता है, दैट इज नेक्स्ट स्लाइड में आपका आता है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या बोलता है हमें, गिब्स फ्री एनर्जी में आपको अगर यहाँ पे डिफाइन कर दूं कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, जो भी किसी सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है, या फंक्शन, या ऐसी फंक्शन दोनों, यानी जो एंट्रोपी और एंथैल्पी को रिलेट करके, या दोनों सिस्टम को रिलेट करके स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताएगा, यानी ऐसा सिस्टम जो किसी मतलब ऐसे में आपको यहाँ पे बता दूं कि जो किसी भी सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है, या फंक्शन, या ये ऐसी फंक्शन होती है जो एंट्रोपी और एंथैल्पी को रिलेट करके, जो एंट्रोपी और एंथैल्पी को रिलेट करता है, और दोनों को कंसिडर करके सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है। यानी ये दोनों एंथैल्पी और एंट्रोपी को रिलेट करके, उनको कंसिडर करके सिस्टम की एंट्रोपी के बारे में बताता है। यानी दोनों, यहाँ पे आप देख सकते हो एंथैल्पी, यहाँ पे देख सकते हो एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज, यानी दोनों को रिलेट करके किसकी स्पॉन्टेनिटी बताता है, ये यहाँ पे सिस्टम, पूरे सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी को बताता है, किन को रिलेट करके, एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज को रिलेट करके। यानी यहाँ पे आपका बन जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी किसके बराबर बन जाएगी, यहाँ पे डेल एच यानी एंट्रोपी चेंज माइनस एंथैल्पी चेंज माइनस यहाँ पे टी टाइम्स डेल्टा एस, यानी एंट्रोपी चेंज, एंथैल्पी चेंज माइनस एंट्रोपी चेंज। यानी यहाँ पे दोनों टर्म्स आ गई, एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों को कंसिडर करके और रिलेट करके सिस्टम की, टोटल सिस्टम की एंट्रोपी बताता है। यहाँ पे आपको पता ही है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी, और डेल यू इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। ये आप इसको यहाँ पे ये फॉर्मूला है इसकी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि स्पॉन्टेनिटी, गिब्स फ्री एनर्जी को स्पॉन्टेनिटी के साथ रिलेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा तो फंक्शन, तो वहां पे सिस्टम क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर गिब्स फ्री एनर्जी ग्रेटर देन जीरो होगी तो वहां पे क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी किसके बराबर होगा, अगर डेल्टा जी जीरो के बराबर होगा, तो प्रोसेस कहाँ पे होगा, प्रोसेस विल बी एट इक्विलिब्रियम, प्रोसेस विल बी एट इक्विलिब्रियम। पहले मैं यहाँ पे देखोगे कि हमने हर कोई स्लाइड डिस्कस की या नहीं। पहले हमारे था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने किया था सिस्टम के बारे में, फिर हमारा था प्रॉपर्टीज यानी स्टेट पास फंक्शन, फिर हमारा ये था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमने डिस्कस किया था इंटरनल एनर्जी। फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया था वर्क डन इन आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक प्रोसेस।
उसके बाद हमने डिस्कस किया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, उसके बाद हमने डिस्कस किया था एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है और एंट्रोपी क्या होता है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर अगर हम आएंगे, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल, the entropy of a perfect crystal at a room temperature of 0 Kelvin, absolute zero is equal to zero. यानी entropy of a particular entropy of a perfect crystal at room temperature, यानी अगर हम देखेंगे entropy किसकी, perfect crystal की, वो 0 केल्विन पे कितना होता है, वो 0 केल्विन पे एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 वो 0 केल्विन पे कितना होता है, यानी परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी 0 केल्विन पे कितनी होती है, जीरो। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, देयर आर सर्टेन सबस्टेंसेस, कुछ सबस्टेंस विच पोजेस सर्टेन एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी इस टेम्परेचर पे वो क्या क्या कुछ एंट्रोपी का वैल्यू देते हैं, सर्टेन एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो। दिस एंट्रोपी, और इस एंट्रोपी को हम क्या नाम देते हैं, इस एंट्रोपी को हम नाम देते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी या फ्रोजन डिसऑर्डर। ये बस थर्ड लॉ आपका इतना ही है कि एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल एट 0 केल्विन इज एब्सोल्यूट जीरो। यानी अगर हम 0 केल्विन पे परफेक्ट क्रिस्टल की ये एंट्रोपी देखेंगे वो जीरो होती है। लेकिन कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जो इस टेम्परेचर पे कुछ एंट्रोपी का वैल्यू देते हैं, और इस एंट्रोपी को हम नाम देते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी, या हम इसी को दूसरा नाम क्या कहते हैं, इसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं, इसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं फ्रोजन डिसऑर्डर। तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो, यहाँ पे थर्ड लॉ आपका इतना ही आ सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि आपका दूसरे चैप्टर से आता है, दैट इज लिविस डॉट स्ट्रक्चर, यानी लिविस सिंबल्स, यानी लिविस का जो डॉट स्ट्रक्चर है वो क्या हमें बताना चाहता है। एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर की अगर हम चलेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी वैलेंसी को हम यहाँ पे इसमें शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। अगर हम कार्बन एक एग्जांपल लेंगे, कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा, तो अगर हम उसकी फिलिंग करेंगे तो पहले शेल में आ जाएगा 1s2, तो पहले में आ जाएगा 2, वो स्टेबल रहेगा, वो तो फुल हुआ। उसके बाद अगर हम पी की तरफ चलते हैं, पी में टोटल कितने आते हैं, पी में टोटल आपके आते हैं 6, लेकिन कार्बन का टोटल एटॉमिक नंबर 6 है, उसमें से 2 आपके किस में फिल हुए, एस में। फिर पी में कितने होंगे, 4, तो उसमें कितने हुए, 4, तो अभी उसमें कितने जा सकते, अभी उसमें 2 जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसमें 4 है, तो हम उनको जो भी उसके लास्ट में होते हैं, यानी लास्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, उनको हम विद द हेल्प ऑफ डॉट्स यहाँ पे ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे लिथियम की बात करेंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। अगर हम उसको देखेंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर अगर 3 होगा, तो पहले में कितने जाएंगे, पहले में 2 जाएंगे, यानी 1s2। उसके बाद बचा एक, वो हम इसमें विद द हेल्प ऑफ 1 डॉट्स, जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम विद द हेल्प ऑफ किस से ड्रा करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डॉट। यानी यहाँ पे कार्बन के कितने डॉट्स है, यहाँ पे इसके 4 डॉट्स है, इसका मतलब है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे लिथियम का एक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। यहाँ पे आपका अगर हम देखेंगे, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो अगर हम पहला देखेंगे एस एल, उसमें कितने जाएंगे, इसमें 2 जाएंगे। फिर आपका आ गया नेक्स्ट जो आपका आ जाएगा, दैट इज पी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका पी भी कंप्लीटली है, तो उसमें उसमें आपका आएगा पी, और यानी 1s1 1s2, और उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा, पी वाला। अगर हम पी वाले की बात करेंगे, तो पी में कितने जाएंगे, पी में आपके आएंगे, पी में आपके 6 आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एस भी स्टेबल होता है, यानी 1s1 1s2, और यहाँ पे जो आपका 2s2, और यहाँ पे आपका पी भी फिल होता है। तो नियॉन जो आपका होता है वो स्टेबल होता है। तो इसका हम डॉट स्ट्रक्चर शो करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, इसमें हम खाली आउटर मोस्ट शेल में दिखाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में
8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीटली फिलअप है। यानी अगर हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे कार्बन की 1s1 1s2, तो अगर हम इसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले s में जाएंगे 2, दूसरे s में जाएंगे 2, फिर इसके 4 तो इसके हुए, इसके अब बचे अब इसका जो इसके जो मतलब बाकी 4 बच गए, वो हमने इसको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ किससे शो किए, विद द हेल्प ऑफ डॉट शो किए। यहाँ पे अगर हम इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे, दैट इज लिविस सिंबल्स एज शोवन इन गिवन बिलो, यानी यहाँ पे लिविस सिंबल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको हम विद द हेल्प ऑफ डॉट्स दिखाते हैं। लिविस सिंबल्स ओनली शो द ग्रुप वैलेंस और इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, या इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि या तो हम लेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, या तो हम इसको ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, या तो फिर उसको हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए जा सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग के लिए जाएंगे, इसको हम क्या कहते हैं, लिविस सिंबल्स उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं, किन इलेक्ट्रॉन्स को जो केमिकल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे, या किस में उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ लिविस सिंबल्स, the number of dots around the symbol represents the number of valence electron. This number common or group valence of the element. तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूं, जो ये एक सिंबल के आसपास ये डॉट्स होते हैं, ये किसको डिस्क्राइब करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी लिथियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, लिथियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब यह है कि लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन किसके लिए जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग के लिए। द ग्रुप valence of elements generally is either equal to the number of dots in the Lewis structure or Lewis symbols, or 8 minus number of dots of valence electrons. यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट कंडीशंस, कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसके लिए, लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स, ईच बॉन्ड इज फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ ए शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स, यानी ईच बॉन्ड इज फॉर्मड as a result of sharing of an electron pair between the atoms. Each combining atom contributes at least one electron to shared pair. The combining atoms attaining the outermost shell नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी वो किसको अटेंड करता है, फिर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो अटेंड करता है of electrons. In many of compounds there are multiple in many compounds there are multiple bonds present between them. तो ये आप करके जाओगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिविस डॉट स्ट्रक्चर किनका। अगर H2 का लिविस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनके बीच कौन कौन सी शेयरिंग होती है, यहाँ पे इस H का एक आएगा और इस H का एक आएगा, जब दो डॉट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे तो ये एक बॉन्ड बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। तो इसके दरमियान कौन सा बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं लिविस रिप्रेजेंटेशन और इसको हम बोलते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखेंगे O की, तो पहले अगर हम इस O के देखेंगे, इसके आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इस O के कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेगा, ये जो ये वाला O है, अगर हम ये सेकंड वाला O लेंगे, ये इसका ये वाले O पहले लेंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे यहाँ पे, फिर वो इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बन जाते, और एक तो इसके 6 फिर इसके 2 लेगा तो बन जाएगा 8। तो इसका ये स्टेबल हो गया, इसने किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ली, इसने नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ली। तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे इसके 2 डॉट आए और इसके 2 डॉट आए, यानी इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स है। आपको क्या करने है, आपको हर किसी, अगर आप कंपाउंड में जाओगे, हर किसी एटम का आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर लानी है, जो आपका नियरेबल कौन सा होगा, जो आपका नियरेस्ट नोबल गैस होगा। यानी कार्बन का नियर बाई नोबल गैस कौन है, वो है नियॉन, क्योंकि कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है और नियॉन का कौन सा है, नियॉन का कौन सा एटॉमिक नंबर है, नियॉन का 10 एटॉमिक नंबर है। तो वो तो 18 तक नहीं जाएगा, वो कहां तक जाएगा, वो नियॉन तक जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे तो दैट इज बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड पैरामीटर्स लिए, वो आप यहाँ पे देख लेंगे। पहला जो हमने बॉन्ड पैरामीटर लिया हुआ है दैट इज
बॉन्ड लेंथ। पहले हम देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, यानी इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। यानी ये किन, अगर हम दो बॉन्डेड एटम्स लेंगे, उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहते हैं, उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। In the case of a covalent bond, the contribution from each atom is called the covalent रेडियस। यानी अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि इसका कहने का मतलब क्या है। अगर हम ये वाला एटम लेंगे, एक इसका न्यूक्लियस ये वाला है और दूसरा एटम भी है इसका न्यूक्लियस ये वाला है, तो इन दो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और अगर हम अलग अलग लेंगे इस न्यूक्लियस से इस यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं रेडियस। यहाँ पे आप देख सकते हो रेडियस ऑफ ए और ये होती है रेडियस ऑफ बी, इसको हम बोलते हैं रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। The covalent radius is measured approximately as the radius of an atom's core, which is in contact with the core of an adjacent atom। यानी जो किसके साथ हो, जो इसके adjacent atom होगा, जो इसके साथ होगा, इसको हम बोलते हैं adjacent atom, यानी जिसके साथ ये bounded होगा। तो यहाँ पे क्या कहता है, the covalent radius, अगर हम फिर से देखेंगे covalent radius की अलग definition, the covalent radius is the half of distance between the two similar atoms joined by covalent bond of same molecule। The van der Waals radius represents overall size of the atom, which includes its valence shell in the non-bonded situation। अगर आपको ये सारी पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, सारा जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। इसके बाद जो दूसरा बॉन्ड पैरामीटर आता है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखेंगे कि क्या होता है, यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे आप साथ साथ पढ़ लीजिएगा। In Lewis description of covalent bond, the bond order is given by। जब हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर से हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उसमें हम कैसे बॉन्ड ऑर्डर को डिस्क्राइब करते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, अगर आप देखोगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे टू बॉन्डेड एटम्स में। जिन दो एटम्स ने बॉन्ड बनाया होगा, उनमें उन दो एटम्स में कौन सा बॉन्ड होगा, अगर सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। बॉन्ड ऑर्डर हमें वही बोलता है कि उन दो के दरमियान कितने बॉन्ड्स होंगे। द बॉन्ड ऑर्डर फॉर द H2, अगर हम H2 की बात करेंगे, उनके उनके दरमियान हमने देखा था कि उनके दरमियान एक ही बॉन्ड बनता था, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, वन। दैट इज सिंगली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर होता था। अगर हम O2 की बात करेंगे, O2 में O2 में कितने शेयर होते हैं, O2 में दो शेयर होते हैं, यानी टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एंड N2 की बात अगर हम करेंगे, उसमें थ्री शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। और पहला जो H2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो वन आ जाएगा, और ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा टू आ जाएगा, और नाइट्रोजन के लिए कौन सा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। ये मैं आपको यहां से भी क्लियर कर सकता हूं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, यानी एक ही बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर वन आ जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन के दरमियान दो बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर टू आ जाएगा। वैसे ही नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड्स आते हैं, तीन बॉन्ड्स आते हैं, तो वहां पे भी क्या बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, वहां पे भी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा थ्री। Isoelectronic molecules and ions have identical bond orders. For example, F2 and O2 2 minus have bond order 1। यानी F2 और O2 2 minus के का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। यानी इन दो के दरमियान सेम बॉन्ड ऑर्डर है। N2, CO and NO plus have bond order 3, यानी इन तीनों का भी सेम बॉन्ड ऑर्डर है। A general correlation useful for understanding the stabilities of a molecule is that with increase in bond, ये आपको याद रख लेना है यहाँ पे, with increase in bond order, bond enthalpy increases and bond length decreases। यानी bond order इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होता है और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है। इसका मतलब यह है कि
जितना अगर हम सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब क्या है, अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, यानी अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, किससे, वन सिंगल बॉन्ड से। यानी अगर मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यानी बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे O2 में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी बॉन्ड ऑर्डर 2 है। इसका मतलब यह है कि O2 में जो बॉन्ड होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी एज कंपेयर टू जो H में बॉन्ड होगा। और जो नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड्स होंगे, उसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 है, उसमें जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ऑक्सीजन से कम होगी। यानी जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इसके बाद आपकी आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज, जो आपको भी लगती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका क्या मतलब है वो हम देखेंगे यहाँ पे। इसके इससे इसमें मैंने अभी अलग अलग से पॉइंट्स लिए हुए हैं। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी आर एज फॉलो। पहला पॉइंट क्या है, द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर बाउंडेड और नॉन बाउंडेड अराउंड द सेंट्रल एटम। सेकंड पॉइंट क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। वो यहाँ वहां पे एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। These pair of electrons tend to occupy such positions in space and space that minimize repulsion and thus maximize distance between them। यानी वो क्या करते हैं, रिपल्शन को कम करते हैं और डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाने से ही क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ाने से ही वहां पे रिपल्शन कम हो जाएगा। The valence shell is taken as a sphere with the electron pairs localizing the spherical surface at maximum distance from another. A multiple bond is treated as if it is a single electron pair, and 2 or 3 electron pairs of a multiple bond are treated as single super pair. When 2 or more resonant structures can represent a molecule, the Vesper model is applicable to any such structure. ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको बोर्ड्स में लिखना पड़ता है, जितना उतना आपको कंसेप्ट नहीं अप्लाई करना पड़ता है जितना आपको वहां पे लिखना पड़ता है। आपको ये आ सकता है कि डिस्क्राइब द पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे फिर से देखेंगे कि द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस इन ऑर्डर, यानी लोन पेयर रिपल्शन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और अगर हम कहेंगे कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो कौन कौन सा ज्यादा होगा। अगर लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन किससे ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर से। यानी LP is greater than LPBP and LPBP is greater than the BPBP। यानी लोन पेयर is greater than लोन पेयर बॉन्ड पेयर and लोन पेयर बॉन्ड पेयर is greater than the बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स of molecules with the help of Weisper theory, it is convenient to divide the molecules in 2 categories। अगर हमें ज्योमेट्रिकल शेप्स देखनी होगी किसको, किनकी, मॉलिक्यूल्स की, विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी, यानी वेस्पर थ्योरी के हिसाब से अगर हमें मॉलिक्यूल्स की शेप देखनी होगी कि कैसी होगी, विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी हमें मतलब इट इज कन्वीनियंट टू डिवाइड मॉलिक्यूल इनटू 2 कैटेगरी। हमें उस मॉलिक्यूल को कितने कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 कैटेगरीज में। Molecules in which the central atom has no lone pair, and second point क्या होगा, molecules in which the central atom has 1 or more lone pairs। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं होगा, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम में एक या एक से ज्यादा लोन पेयर्स होंगे। वेस्पर वेस्पर थ्योरी इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यानी वेस्पर थ्योरी किसको हमें लगती है, वेस्पर थ्योरी इज यूज्ड टू, यह हमें प्रिडिक्ट करती है कि एक एटॉमिक मॉडल की शेप कैसे होगी। देयर आर डिफरेंट शेप्स सच एज टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, लीनियर, बाइपैरामीट्रल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल बाइपैरामीट्रल। यहाँ पे देख सकते हैं, लीनियर होगा ये, ट्राइगोनल प्लेनर, और ये आपका टेट्राहेड्रल है। ये आपके एग्जांपल से यहाँ पे इनको मैं हाईलाइट यहाँ पे कर देता हूँ।
नेक्स्ट स्लाइड के हम अगर हम यहाँ पे चलते हैं, दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। और इसके एग्जांपल्स कौन से, इसके एग्जांपल्स आते हैं, ये टेबल आप ध्यान से रख लेना, इसको कॉपी पे, इसको रफ पे लिख लेना, एक दो बार लिख लेना ताकि आपको ये याद रह जाए। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, इसमें बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। और जिसमें 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेंट्रल एटम में, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3 होंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें कौन सी स्ट्रक्चर होगा आपका, उसमें स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर। और उसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। और इसके एग्जांपल कौन से, BF3, BCl3, AlF3 एंड AlCl3। और अगर हम 4 की बात करेंगे, 4 का कितना होगा, 4 का यहाँ पे शेप होगी टेट्राहेड्रल। और इसमें कितनी बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड एंगल होगा, इसमें बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। और इसके एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो CH4, CCl4, SH4, SCl4। उसके बाद एक और की तरफ अगर हम चलेंगे, दैट इज इसमें कौन सा, इसमें कितना होगा मैक्सिमम बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और इसमें शेप क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपैरामीटरल, PF5, PCl5, SB SBF5। और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल की डेफिनेशन यहाँ पे है। और ऑक्टाहेड्रल की एग्जांपल कौन कौन सी है, SF6 और TeF6। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये एग्जांपल याद रखनी नहीं है, और इनका स्ट्रक्चर याद रख लेना है कि किसका कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। और साथ में आपको यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी याद रख लेना है कि किसका कितना बॉन्ड एंगल आता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम चलेंगे, यहाँ पे एक और थ्योरी आपकी आती है, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी VBT जो आपकी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कंसिडर टू हाइड्रोजन एटम्स A एंड B। आपको क्या करना है, कंसिडर टू एटम्स A एंड B अप्रोचिंग other having nuclei Na and B, Na and B, and the electrons present between them, electrons present them इन दैम आर EA एंड EP। यानी दो हाइड्रोजन एटम्स आपको लेने हैं, उनका जो न्यूक्लियस है दैट इज Na। दो हाइड्रोजन एटम्स होंगे A एंड B, उनका जो न्यूक्लियस होगा, उनका न्यूक्लियस होगा Na एंड B। और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम डिस्क्राइब करेंगे एज EA एंड EB। When two atoms are at large distance from each other, there is no interaction between them। यानी जब ये एटम्स दूर होंगे, लार्ज डिस्टेंस पे होंगे, और वैसी बात है तो इनमें से कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों दूर होंगे आपस में। एज दीज एटम्स अप्रोच ईच अदर, जब ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो इनमें क्या होगा, इनमें अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा या एंड रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा। दैट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइज बिटवीन, तो उसमें क्या रिलेशन होगी, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, दैट इज Na माइनस Ne, यानी न्यूक्लियस ऑफ A माइनस इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस ऑफ B माइनस इसका इलेक्ट्रॉन, इसी का इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम। यहाँ पे देखेंगे आप, न्यूक्लियस किसका, एक एटम का, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसका, दूसरे एटम का। दैट मीन्स Na माइनस EB, यानी Na क्या है, न्यूक्लियस ऑफ ए एटम, बट EB है इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकेंड एटम। ऐसे न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम, यानी Na। और यहाँ पे Na नहीं है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पे NB माइनस EA, यानी न्यूक्लियस ऑफ B एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ A। एक्सपेरिमेंटली अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे आप ये नोट लिख लीजिए, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन रिपल्सिव फोर्स। दैट मीन्स जो मैग्नीट्यूड होगा, जो नए अट्रैक्टिव फोर्स होंगे वो किससे ज्यादा होंगे, वो मोर देन न्यू रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होंगे। क्योंकि जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्स होंगे वो किससे ज्यादा होंगे, वो न्यू रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होंगे। एज अ रिजल्ट टू एटम्स अप्रोच ईच अदर एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, अल्टीमेटली a stage reaches where the net
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस द फोर्स ऑफ इक्वेशन, यानी एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहां पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको बैलेंस करेगा, नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन, एंड द सिस्टम एक्योर्ड हाइड्रोजन एटम्स आर सेड टू बी bonded together to form stable molecule having bond length 74 picometer, since the energy gets released when the bond is formed between two hydrogen atoms. The hydrogen molecule is stable than that of isolated hydrogen atoms. The energy so released is called the bond enthalpy, और जहाँ वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी, विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू मिनिमम इन द कर्व। यहाँ पे आप ये एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे नोट है अगर आप सारा पढ़ोगे, अगर आपको इसमें से हाफ ही याद रहेगा तो आप वहाँ पे हाफ भी लिख पाओगे। ये आपका यहाँ पे कौन सी थ्योरी है, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दैट्स मैंने आपके नोट्स बड़े लिए हुए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे ना तो उसमें से आपको कुछ याद रहेगा, तो आपको ये सब कुछ एग्जाम में याद आ जाएगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टाइप्स। पॉलिंग इंट्रोड्यूस्ड, तो किसने दिया था कंसेप्ट, पॉलिंग इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अकॉर्डिंग टू हिम, the atomic orbitals combine to form new set of equivalent orbitals known as hybrid orbitals. Unlike pure orbitals, the hybrid orbitals are used in Bohr formation. इसने ये किसने कंसेप्ट दिया था, ये पॉलिंग ने दिया था। इसके कहने के मुताबिक जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म वो सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी वो फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अनलाइक प्योर ऑर्बिटल्स द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। The phenomena is known as hybridization, which can be defined as a process of intermixing of orbitals of slightly different energies so as to redistribute the energies, resulting in the formation of new set of orbitals equivalent to energies and shapes। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमें क्या बताता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। फिर ये जब रिजल्टिंग क्या मिलता है हमें, formation of new set of orbitals of equivalent energies and shapes. For example, when 1s and 3 2p orbitals of carbon hybridize, जब 1s जब आप यहाँ पे देखेंगे, when 1 2s and 3 2p orbitals of carbon hybridize, there is formation of 4 sp3 hybrid। जब 1 2s and 3 2p orbitals हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, वहां पे कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं sp3 ऑर्बिटल। इसके साइलेंट फीचर्स क्या है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, silent features of hybridization: the number of hybrid orbitals is equal to the number of atoms orbitals that get hybridized। यानी हाइब्रिडाइज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसके बराबर होता है, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिड, यानी कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, वो हमें क्या देता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। The hybridized orbitals are always equivalent in shape and size। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑलवेज इक्विवेलेंट किस में होते हैं, एनर्जी एंड शेप में। The hybrid orbitals are more effective in forming the stable bonds than the pure atomic orbitals। These these hybrid orbitals are directed in some preferred direction to have minimum repulsion between electron pairs, thus a stable arrangement। Therefore, the type of hybridization indicates the geometry of molecules। ये नोट्स आप यहां से पढ़ के जाओगे। इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। The orbitals present in the valence shell of electron are hybridized। तो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर हाइब्रिडाइज्ड, यानी कौन से ऑर्बिटल जो वैलेंस शेल में होंगे वो क्या होते हैं, वो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। कौन से जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन के अंदर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन
prioritize hybridization. It is not necessary that only half-filled orbitals participate in hybridization. In some cases, even filled orbitals of valence shall take part in hybridization. ये necessary, ये जरूरी नहीं है कि half filled orbitals ही hybridization में take part करे, participate करे. इन कुछ cases में filled orbitals of valence electron, जो filled orbitals होते हैं, even number में filled orbitals होते हैं, वो भी किसमें participate करते हैं hybridization में. अगर मैं यहाँ पे टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसमें पहला डिस्कस करेंगे sp hybridization. This types of hybridization involves the mixing of one s and one p orbital, resulting the formation of two sp hybrid orbitals. The suitable orbitals for sp hybridization is are s and pz. If hybrid orbitals are lie along the z-axis, each sp hybrid orbital has 50% s character and 50% p character. इसमें आप याद रखोगे कि sp में s का कैरेक्टर कितना होगा, s का कैरेक्टर 50 होगा, और p का भी कितना कैरेक्टर होगा, p का भी कितना कैरेक्टर होगा, 50%. Such a molecule in which the central atom is sp hybridized or linked directly to two other central atoms possesses linear geometry. This type of hybridization is known as diagonal hybridization. और इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जांपल्स है यहाँ पे किसकी, यहाँ पे आपकी एग्जांपल है इसकी हाइब्रिडाइजेशन की. यहाँ पे आप देख सकते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ पे एग्जांपल है. sp हाइब्रिडाइज्ड ये पार्टिकल्स यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड जो आपकी एग्जांपल है, जो हमने ऊपर टॉपिक डिस्कस किया हुआ था, उसका यहाँ पे इमेज दी हुई है. उसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने लास्ट में ऐड किया हुआ है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ये आपका इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है. एक ही स्लाइड है इसमें. इसके साइलेंट फीचर्स क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के. एक मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ. The electrons in a molecule present in the various molecular orbitals as electrons of atoms present in the various atomic orbitals. The atomic orbitals comparable energies and proper symmetry combine to form molecular orbitals. तो कौन से molecular orbitals बनाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री. मतलब कौन, एक तो कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए और प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए. while an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, in molecular orbital it is influenced by two or more nuclei depending upon the number of atoms in the molecule. Thus an atomic orbital is monocentric while a molecular orbital is polycentric. ये आप यहाँ से अच्छे से पढ़ के जाओगे. यहाँ पे ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अगर आप ये भी एग्जाम में लिखोगे तो इससे भी हाफ मार्क्स आ जाएंगे अगर आप खाली ये वाला लिखोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल formed is equal to the number of combining atomic orbitals. When two atomic orbitals combine, two molecular orbitals are formed. One is known as bonding molecular orbit, and while the other is known as anti-bonding molecular orbit. यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्म होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे. इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट किसके बराबर होता है, कि कितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाएंगे. तो जो वहां पे हमें मिलेंगे, तो टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्मड. इनमें से हम एक को कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हेंस greater stability than the corresponding anti-bonding molecular orbital. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है.
just as electron probability distribution around a nucleus in an atom is given by an atomic orbital, the electron probability probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by the molecular orbit. The molecular orbitals, like atomic orbitals, are filled in accordance with above principle, obeying Pauli exclusion principle and Hund's rule, जो कि कल मैंने डिस्कस किया था कल के लेक्चर में कि पॉली एक्सक्लूजन जब आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं तो वहां पे आपको किसका ध्यान रखना है होता है, एक तो अबव प्रिंसिपल का ध्यान रखना है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ध्यान रखना है और हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को का ध्यान रखना होता है। तो ये कुछ टॉपिक्स आपके जो मैंने आपको डिस्कस किए आज। इसके जो रिमेनिंग जो मैंने आपको पहले ही दिया था कुछ गेस्ट पेपर्स जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे, उसमें जो भी क्वेश्चन अब बचेंगे वो हम लास्ट कल के लेक्चर में जो कल का वन शॉट आ जाएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद पूरी केमिस्ट्री का एक वन शॉट आएगा जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल एक ही वीडियो में आपके लिए हम कवर करेंगे, जो आप एग्जाम से पहले देखोगे, जिससे आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा कि आपकी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें टाइम लगता है, तो आप उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करोगे और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी आने वाली वीडियो होगी आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। और गेस्ट पेपर रही बात, अगर हम गेस्ट पेपर्स की बात करेंगे कि जो आप हमेशा कहते हो कि गेस्ट पेपर्स कि कितना आएगा इससे, जो आपका हमेशा डाउट रहता है, तो मैं आपको यहाँ पे इतनी गारंटी दूं कि ये हम टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये यहाँ पे गेस्ट पेपर्स नहीं है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि गेस्ट पेपर्स उनको दिए जाते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ होता है और उनको बस लास्ट में पास करना होता है, उसको हम गेस्ट पेपर्स देते हैं। लेकिन इस वन शॉट का मतलब ये है कि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और इनका मकसद यही होता है कि आप अच्छे मार्क्स करके आओ और आपको इन वीडियो से फायदा भी होगा, जो आपको आगे नीट या जेईई में आपको हेल्प कर सकते हैं। Thank you so much. All the very best for your exams. Best of luck for your preparation. Thank you so much.